everything. So, how are you all? Fine, very fine, fantastic. I hope that everybody are fine, very fine. Anjali is very fine, and everybody should very fine. ये एग्जाम बहुत अच्छी गई है सबकी, राइट? अब अपने अपने हिसाब से आएंगे भाई. सो लास्ट टाइम हम स्टार्ट कर दें अपना बिजनेस, मतलब लेक्चर स्टार्ट कर दें. ये वार्ता ज्यादा हो जाती है ना, थोड़ी थोड़ी, राइट? तो हम अब तक हमने देखा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने बनाते हुए सीखा, राइट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसका शॉर्ट फॉर्म था IOIOP, राइट? IOIOP. और हो गया, मतलब इंटरेस्ट इनकम, राइट? इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट एंड अदर इनकम, interest expanded, operating expense, and provision and contingencies that we have learned. And after that, profit, last year's profit, right? And appropriation. वो सब हमने बहुत अच्छी तरह से सीख लिया. और एक एग्जाम्पल जो पेज नंबर 95 पे ही था आपका, 11 नंबर का एग्जाम्पल, राइट? वो मैंने क्या किया है, उसका वीडियो बना के आपको मतलब दे दूंगा अभी. अपलोड तो कर दिया है, उसको दे दूंगा, आप पढ़ लेना, चेक कर लेना. बेटर वो होगा कि आप अपने हिसाब से कैलकुलेट किए, बाद में देखें कि सॉल्यूशन में तुमको आता है नहीं आता है, राइट? तो वैसे करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा. अभी आगे हम क्या करने वाले हैं, आगे हम बैलेंस शीट का जो अकाउंट्स है और बैलेंस शीट का जो है ना वो देखने जा रहे हैं. तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो सबको पता है ना, बैलेंस शीट का फॉर्मेट, राइट? सबको पता है ना बैलेंस शीट का फॉर्मेट. कैन रामू धोबी ब्रिंग्स ऑरेंजेस, राइट? वो सबको पता है कि रामू धोबी ऑरेंजेस ला सकता है कि नहीं. एंड सीबीआई इज अ फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन. एंड कौन? तो सीबी. तो ऐसे करके सिखाया था आपको, तुक्का लगाया था सिखाने के लिए, राइट? तो आपको सबको वो आ गया होगा, मतलब कंप्लीट होगा. तो एग्जाम्पल, बैलेंस शीट का एग्जाम्पल देखते हैं. पेज नंबर 95, आई थिंक, यस, पेज नंबर 95 ऑफ योर पेम्पलेट. वो निकालो, पंजाब नेशनल बैंक, PNB, जहां घोटाला हुआ था, राइट? बैंक का हम घोटाला देखेंगे, कहाँ कहाँ घोटाला है. नहीं है एक्चुअली, हमको तो गिनना ही है सिर्फ. रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड 10,000. यहाँ एक आइटम लिखना बाकी, एक एक चीज लिख दो. अदर असेट्स, अदर असेट्स है ना, वो 90,000 लिख दो, क्योंकि ये टोटल नहीं आ रहा था, तो हमने चेंज किया है थोड़ा. अदर एसेट्स 90,000 ऐड कर दो. तो ये एग्जाम्पल आपके पेज नंबर 95 एंड 96 बोथ. 95 में आधा है, 96 में आधा है. तो कैलकुलेशंस कैसे करें उसके पहले हम देख लेते हैं फॉर्मेट अगेन अगेन एंड अगेन, क्योंकि आपने बहुत अच्छी तरह से नहीं देखा है, वो तो मुझे पता है. तो कैपिटल एंड लायबिलिटीज होती है, राइट? कैपिटल एंड लायबिलिटीज होती है, एंड बाद में असेट्स होता है. तो कैन रामू देवी ब्रिंग ऑरेंजेस, तो सी फॉर कैपिटल. रिजर्व एंड सरप्लस, यहाँ तक तो सबको आता है. लेकिन ये बैंक है, तो बैंक क्या कलेक्ट करती है? तो डिपॉजिट कलेक्ट करती है. तो डिपॉजिट वो लायबिलिटी में आ जाएगा, डिपॉजिट. अगर डिपॉजिट कम है तो दूसरी बैंक से लोन वोन ले लेगा, राइट? तो बोरोइंग करेगा, राइट? एंड अदर लायबिलिटी, जो कैन रामू धोबी ब्रिंग ऑरेंजेस, अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस. तो यहाँ लिखेंगे अदर लायबिलिटीज एंड डिफरेंट प्रोविजंस, यहाँ लिखेंगे और इसका टोटल करेंगे. एसेट साइड क्या होगा? सीबीआई इज अ फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन. कैश, तो बैंक है तो कैश इंपॉर्टेंट है, राइट? एंड बैंक बैलेंस इंपॉर्टेंट है, तो वो पहले लिखते हैं. तो कैश इन हैंड एंड बैलेंस विद RBI. तो शेड्यूल नंबर 6, बैलेंस विद अदर बैंक. हमने दूसरी बैंक पे भी रखा है, पंजाब नेशनल बैंक का हम चिट्ठा लिख रहे हैं, तो पंजाब नेशनल बैंक ने OBC बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा में भी कुछ रखा होगा ना, इंटरबैंक ट्रांजेक्शन होगा. मनी एट कॉल
एंड शॉर्ट नोटिस मतलब तुरंत मांगे और आ जाए पैसा, कितना है वो है। देन इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, राइट। कहीं नहीं है अभी लोन लेने वाले नहीं है, फॉर एग्जांपल कोरोना में लोन लेने, कोविड-19 में लोन लेने वाले नहीं है, तो हम कहाँ देंगे, किसी को देंगे एडवांसेस, राइट। सॉरी इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, कहीं इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, मतलब लगा दो कहीं पे, राइट। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कहीं भी कर सकते हैं, राइट। और एडवांसेस, एडवांसेस मतलब जो हमारा मेन है, हम देते हैं ना, कैसे लेते हैं, लोन देते हैं, कैश क्रेडिट देते हैं, वैसे ही जो हमारा कस्टमर को कष्ट करने के लिए जो जो सॉरी कष्ट काटने के लिए जो जो देते हैं वो एडवांसेस में आता है। और बाद में क्या आता है, फिक्स एसेट्स आता है, राइट। तो फिक्स एसेट्स एंड अदर एसेट्स, राइट। तो ऑल अदर जो फिक्स नहीं है वो अदर एसेट्स में लिखा जाएगा। और ध्यान रखना जो कंपनीज एक्ट 2013 का लॉज यहाँ नहीं लागू पड़ता है, राइट। फिक्स एसेट मतलब फिक्स एसेट्स ही होती है, मतलब 9 मंथ्स में वो बेच देनी होती है या नहीं वो है, तो भी फिक्स एसेट्स में आएगा, वो रूल यहाँ नहीं होगा, राइट। एंड बाद में शेड्यूल नंबर 12 लिखना है कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, मतलब ऐसी लायबिलिटी जो कभी भी हो सकती है, हमको पे करनी पड़ सकती है, ऐसी लायबिलिटी को हम क्या कहेंगे, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। तो 12 नंबर, तो 1 to 12 हमको याद रखना है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने ऑलरेडी देखा है 13, 14, 15, 16 एंड क्या था, प्रोविजन एंड वो था ना कंटिजेंसीज, राइट। तो वो हो गया। और ये बिल्स फॉर कलेक्शन, बिल्स फॉर कलेक्शन अलग से लिखना है, तो यहाँ ध्यान रखना बिल्स फॉर कलेक्शन अगर आए तो यहाँ लिख देना है, जो ये लॉस डैश मैंने किया है ना, वहां हमको अमाउंट लिख देना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अगर बैलेंस शीट का ही अकेला एग्जाम्पल पूछा है, प्रिपेयर बैलेंस शीट, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ऐसी बैलेंस शीट ड्रॉ कर देनी पड़ेगी और उसके सब शेड्यूल्स अपने हिसाब से बनाने पड़ेंगे, राइट। तो मैंने एक्चुअली आपके पहले, इसलिए तो 10 मिनट्स लेट हुआ, तो सब मैंने बना दिया है। तो आप एक काम करो, तो आप क्या करोगे, साथ में कैलकुलेट करना है ना, तो ये बैलेंस शीट बना दो, राइट। तो कैसे बैलेंस शीट बनाएंगे, तो राइट डाउन, पहले तो क्या लिखेंगे, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, राइट। स्टेटमेंट शोइंग, स्टेटमेंट शोइंग बैलेंस शीट ऑफ पीएनबी, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक फॉर द, सॉरी एज ऑन आएगा ना बैलेंस शीट, एज ऑन कब का है, 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2016। और आपको मैं 5 मिनट नहीं 4 मिनट देता हूं, और ये ड्रॉ करके, आपको तो पता है शेड्यूल कैसे बनते हैं ना, तो शेड्यूल बना दो अपने हिसाब से, राइट। तो यहाँ शेड्यूल्स आपके लिए 4 मिनट्स है, आप मस्त तैयार नहा धो के शेड्यूल्स बना दो, राइट। तो आपके लिए ये रखूं ऑन, चलो रख देता हूँ, कैपिटल एंड लायबिलिटीज, एंड हम करते हैं ना ड्राइंग मस्त एकदम चकाचक। तो ऐसे कैपिटल एंड लायबिलिटीज एंड एसेट्स पे ऐसे ऐसे जिगजैग जिगजैग लाइंस कर सकते हो। बैंक में अगर अकाउंट्स लिखते हो तो जिगजैग लाइन मत करना, हाँ, वहाँ ड्राइंग के मार्क्स नहीं मिलते, राइट। अगर ऐसे ड्राइंग्स के मार्क्स मिलते हैं ना तो पीएमसी बैंक और सब ड्राइंग कर करके अपने आप को बचा लेती है, राइट। तो सब कर रहे हैं ना, यस और नो, ड्रॉ कर रहे हैं ना। गुड यस सर। मॉर्निंग चिल्ड्रन। यस सर। ओके ओके चलो, कोई तो सुन रहा है मेरी, चलो कैलकुलेट मतलब ऐसे ड्रॉ कर दो। और शेड्यूल में तो है ना, दो दो कॉलम ही बनाने, पर्टिकुलर अमाउंट, और बाद में शेड्यूल 1 थोड़ी जगह जाके शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4, शेड्यूल 5, शेड्यूल 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, खत्म। और साथ साथ में लिखोगे ना तो ही आएगा है, ऐसा मत सोचना कि मैंने देख लिया सुन लिया तो मुझे याद रह जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है।
शेड्यूल से बाद में साथ साथ मेरे साथ साथ लिखना मेरे बच्चों, वरना भटक जाओगे कहीं कहीं। तो आई एम गिविंग यू टाइम टू प्रिपेयर बैलेंस शीट, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। आपको ना वो भी हो जाएगा क्या, मुहावरा हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। और 3-4 सेशन में हम ये खत्म करने वाले हैं, नेक्स्ट 3-4 सेशन। हाँ, बाद में इंश्योरेंस कंपनी का बैंक अकाउंट लेंगे, और इंश्योरेंस कंपनी का फाइनल अकाउंट नहीं, नहीं, इंश्योरेंस कंपनी का फाइनल अकाउंट। तो इंश्योरेंस एंड बैंक भी आ गई, कंपनी भी आ गई, और कुछ रहा ही नहीं हमारे पास। चलो हो जाए तो मैसेज चैट बॉक्स में ना डन 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 लिख देना, और डन डना डन डन होता है तो हम आगे बढ़ेंगे, अगर नहीं होता है तो रुक देंगे। सर लखवा माटे टाइम लागे, शांति राखो, सबके मन में यही होगा। अभी लेट लतीफ भी आ रहे हैं सब। तो डन एवरीवन। चलो मेरा डन है तो मैं डन लिख देता हूँ, ठीक है। कब डन होगा पता नहीं। तो डन एवरीवन। चलो डन डन डन, 3 डन हो गए भैया। और कोई, माइका लाल, जिसका डन हो गया है ड्रॉ करने में। यस, भावेश का भी डन हो गया है, चलो।
तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। मेरी स्क्रीन दिख रही है ना सबको? प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, आपका पेज नंबर 95। स्क्रीन दिख रही है ना? प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। तो हेलो। Yes, sir, it is visible. यस सर। लेग पीरियड है ना, 3-4 सेकंड का है। मैं बोल के बैठ जाता हूँ ना, बाद में 3-4 सेकंड तो ऐसे मतलब हवाई मोड में आ जाता है, जैसे मोबाइल हमारा ना एरोप्लेन मोड में आ जाता है ना, पता नहीं चलता ऐसा। 5-7 सेकंड तो पता ही नहीं चलता है कि आप सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं, पता नहीं क्या है। कोई बात नहीं। तो सबको विजिबल है प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट एग्जाम्पल नंबर 13। और शेड्यूल्स और बैलेंस शीट का फॉर्मेट और शेड्यूल्स हमने लाइन ड्रॉ ड्रॉ करके खत्म की है। सर शेड्यूल नहीं देखा तो अंदर। बंद करो बंद करो। શેડ્યુલ નથી દેખાતા? એ તો દેખાશે ને હવે બનાવવાના શેડ્યુલ, દેખાય થોડા એવી રીતે, આપણે ડ્રો કરવાના। સર રાઈટ। તમારો ફોટો દેખાય છે। हाँ, तो क्या हुआ? ये સ્ક્રીન વિઝિબલ નથી મારી? બધાને આ દેખાય છે નોટ પેડ? ના સર નોટ નહીં દેખાતી, તમે દેખાવ છો સર। હા ભાવેશ સરના બે અકાઉન્ટ છે, બીજા અકાઉન્ટ પર પિન કરો। હા, બે એકાઉન્ટ છે એટલે ઉપરના નીચેના એકાઉન્ટે ક્લિક કરો। હા, થોડું ટેકનો હા સોરી સર, થઈ ગયું સર। ઓકે ઓકે, કઈ વાંધો નહીં। No problem। चलो, from the following balances of P&B Limited on 31st March 2016, prepare balance sheet in the prescribed form। देखो, अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग से बनाना है और बैलेंस शीट अलग से सेपरेट बनानी है और सिंगल बनानी है, तो ध्यान रखना कि कोई भी जो पर्टिकुलर आती है या वो होती है तो इसकी एक इफेक्ट आएगी। राइट, सिवाय के दोनों में एक होता है। राइट, तो वरना एक एक इफेक्ट की आएगी, और अगर दोनों बनाना है तो दो इफेक्ट आएगी। राइट, तो इतना ध्यान में रखना है। तो अभी तो बैलेंस शीट बनाना है, मतलब एक एक इफेक्ट आएगी। तो हमने ये पर्टिकुलर है तो पहले यहाँ लेंगे, बाद में यहाँ लेंगे। पेज नंबर 95 पे ये है और 96 पे ये है। तो हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टली जाएंगे, पहले ये खत्म करेंगे बाद में ये खत्म करेंगे। राइट, तो चलो, पेड अप शेयर कैपिटल, और इससे पहले 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 वो एडजस्टमेंट वाला पद देख लेना पड़ेगा ना। तो अनक्लेम डिविडेंड ये सब है। तो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड 10,000, तो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड कहाँ होता है? राइट, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड क्या होता है, क्या क्या इफेक्ट आएगी, क्या है रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड? तो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड इज 10,000 इज नथिंग बट अवर लायबिलिटी। मतलब मैंने क्या बोला था, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड इज डिस्काउंट रिसीव्ड इन एडवांस। हमने गिन लिया है कि हमारा इतना डिस्काउंट हमको मिल गया है। वो मैंने समझाया था कि हमारा अकाउंटिंग ईयर खत्म होता है और बिल मैच्योर अब होती है नेक्स्ट पीरियड में। तो यहां से यहाँ का हमारा जो डिस्काउंट है इस साल में मिल गया, तो हमारा एडवांस में मिल गया। एडवांस रिसीव्ड इनकम जैसे होती है, तो उसको कहाँ लिखेंगे? अदर लायबिलिटी में। कहाँ लिखेंगे? अदर लायबिलिटी। तो एक ही इफेक्ट आएगी, अदर लायबिलिटी। अगर रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड होता तो मतलब वो जो होता है तो रिसीव्ड अमाउंट होता है, डिस्काउंट रिसीव्ड, इसमें से माइनस करते कहाँ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहाँ एक ही इफेक्ट आ गई, अदर लायबिलिटी में लिखेंगे। अदर लायबिलिटी का शेड्यूल नंबर कौन सा है? बोलो, अदर लायबिलिटी का शेड्यूल नंबर कौन सा है? 5। तो 5 पे लेंगे यहाँ। राइट, तो ये समझाने के लिए। तो अगर रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड क्लोजिंग होती है तो दोनों बनाने हो तो इसकी दो इफेक्ट आएगी। एक तो माइनस करेंगे हमारी जो डिस्काउंट इनकम में से, राइट, शेड्यूल नंबर 13 में से माइनस करेंगे। और दूसरी इफेक्ट, हमको एडवांस में मिल गया है तो अदर लायबिलिटी शेड्यूल नंबर
5 में आएगी। प्रोवाइड 80,000 फॉर डाउटफुल टैक्स, तो डाउटफुल टैक्स कहाँ आएगा? तो डाउटफुल डेट्स मतलब इतना पैसा नहीं मिलेगा, तो कहाँ से नहीं मिलेगा? तो एडवांस दिया है इससे नहीं मिलेगा ना। फॉर एग्जांपल लोन दिया है तो नहीं मिलेगा, फॉर एग्जांपल कैश क्रेडिट दिया है तो नहीं मिलेगा, फॉर एग्जांपल बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है तो नहीं मिलेगा। तो ये हमारा लॉस हो गया। तो लॉस हमारा ये डेटर्स नहीं है, ये तो कस्टमर का लॉस है ना। तो हमारा जो शेड्यूल नंबर 9 है ना, वो क्या है? एडवांसिस। एडवांसिस 9 है, इसमें से माइनस करेंगे, राइट। तो डाउटफुल डेट्स हमारा दो दो तरीके से लिखते थे ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहाँ लिखते थे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज में लिखते थे, और दूसरा यहाँ से माइनस करना है, क्योंकि फॉर एग्जांपल लोन 2 लाख दिया है, 10,000 नहीं आने वाला है, तो 10,000 हम माइनस कर देंगे। कहाँ से? एडवांसिस में। तो लोन कहाँ लिख रहे हैं? एडवांसिस में। आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। देन बैंक्स एक्सेप्टेंस ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर 6,50,000। बैंक्स एक्सेप्टेंस क्या होता है? तो सेपरेट होता है बैंक्स एक्सेप्टेंस, ये रहा। बिल्स फॉर कलेक्शन है ना, बिल्स फॉर कलेक्शन, यहाँ बैंक्स एक्सेप्टेंस। तो सॉरी, ये कंटिंजेंट लायबिलिटी में आएगा। ये कहाँ आएगा? कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी में आएगा। मैं पेन चेंज कर देता हूँ, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी में आ जाएगा। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी का शेड्यूल नंबर 12 है, वहां हम लिख देंगे। बाकी का कोई है नहीं, कहीं टिक करने वाला भी नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं, चलो। पेड अप शेयर कैपिटल, पहला पेज नंबर 95 पे, अगर आपके पास बुक है तो पेज नंबर 95 पे, नहीं है तो स्क्रीन पे तो है ही, राइट। पेड अप शेयर कैपिटल 100 फुल्ली पेड 20 लाख। तो पेड अप शेयर कैपिटल इज पार्ट ऑफ कैपिटल। तो कैपिटल, पेड अप कैपिटल लिखते पहले हमको ऑथोराइज लिखना पड़ेगा, तो राइट डाउन ऑथोराइज लिख देते हैं। तो ऑथोराइज हमको पता नहीं है कितना है, तो जो पेड अप है वही लिख देंगे। तो कितना है? 20 लाख है ना। तो 2 जीरो माइनस करे तो कितना आता है? 2 लाख। तो राइट डाउन 2 लाख इक्विटी शेयर्स ईच ऑफ ₹100, एंड 20 लाख मैं यहां लिख देता हूं। एंड डबल अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन इसलिए कि कैपिटल के टोटल में ये टोटल इंक्लूड नहीं होगा। ये तो जस्ट ड्यूरिंग लाइफ टाइम बैंक का, पंजाब बैंक का लाइफ टाइम में कितना ये शेयर्स इश्यू कर सकते हैं, तो 2 लाख शेयर इश्यू कर सकते हैं। नाउ नाउ अभी लिखते हैं इश्यूड, सब्सक्राइब्ड एंड, सर यस। इक्विटी शेयर 20,000 नहीं आवे? 2 लाख है 100 ना, 20 लाख सर। तो 20,000 आएगा। ओके ओके, तो एक जीरो कम कर दो, 20,000 आएगा, राइट। 2 जीरो कम करना है क्योंकि 100 का है ना, 100 का है इसलिए। तो 20,000 इक्विटी शेयर से इश्यू कर सकते हैं। नाउ इश्यूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप, तो इतना ही है। और एडिशनल हमने इंफॉर्मेशन देखी है, ऑथोराइज का कुछ बोला नहीं है। तो 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, तो 2 लाख यहां लिख देंगे। तो समझ में आ गया है? ये 2 लाख, 20 लाख लिखेंगे, सॉरी 2 लाख नहीं, फिर से गलती कर दी मैंने। तो यहाँ 20 लाख में लिख देता हूं, 20 लाख, राइट। तो ये इश्यूड वाला खत्म हो गया, राइट। पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल। नाउ बिल्स डिस्काउंटेड, चलो बिल्स डिस्काउंटेड है 18 लाख बिल डिस्काउंटेड। तो कहाँ आएगा? तो बिल कहाँ डिस्काउंट कर दे, मतलब लोगों का करते हैं ना। बिल डिस्काउंटेड मतलब हम लोन दे रहे हैं ना, तो कहाँ आएगा? एडवांसिस में आएगा। बिल डिस्काउंटेड मतलब डेटर्स क्रेडिटर्स का ट्रांजैक्शन होता है, और डेटर्स क्रेडिटर्स को चाहिए पैसा, तो वो हमको देता है एज ए बैंक, और बैंक क्या करता है? वो देता है और डिस्काउंट काट के देता है, राइट। तो बिल डिस्काउंटेड एडवांसिस में आएगा, और एडवांसिस का शेड्यूल नंबर कौन सा है? 9 नंबर है। तो 9 नंबर का हमारा शेड्यूल निकालो, और वहां लिखो बिल्स डिस्काउंटेड, बिल्स डिस्काउंटेड। अमाउंट कितनी है? 18 लाख। तो 18 लाख बिल्स डिस्काउंटेड।
राइट। समझ में आ गया है सबको, समझ में आ रहा है ना। बिल डिस्काउंटेड 18 लाख, राइट। तो ये बिल डिस्काउंटेड हमारा एडवांस है, राइट, जैसे लोन देते हैं वैसे ही, राइट। ओके सर, समझ में आ गया। रिजर्व फंड वेरी इजी। रिजर्व फंड, तो रिजर्व फंड में आ रिजर्व फंड कहाँ है? रिजर्व फंड 7,70,000, राइट। तो रिजर्व फंड यहाँ लिख देते हैं शेड्यूल नंबर 2 में। रिजर्व फंड 7,70,000 है ना? यस, या 77,000 है, देख लेने दो। 7,70,000, 7,70,000। अगर प्लस माइनस हो तो बोल देना, हाँ, बिंदास। चलो कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट कहाँ आएगा? कैश क्रेडिट वो भी एडवांस दे रहे हैं, बैंक का पर्सपेक्टिव देना। कैश क्रेडिट हम दूसरों को देते हैं 20 लाख, वो भी एडवांसिस। एडवांसिस का शेड्यूल नंबर 9, राइट। तो यहाँ लिखो कैश क्रेडिट, राइट। कैश क्रेडिट कितना है? 20 लाख है सर, तो 20 लाख रखना। 0 0 अच्छी तरह से रखना, हाँ? ऊपर नीचे न हो जाए, वरना वो जो है गुजराती में कहे ना, टांगा मड़ से नहीं छिल, राइट। हम फिर ऐसे ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट वो भी हम कस्टमर को फैसिलिटी देते हैं, एडवांसिस। तो यहां लिखेंगे ओवरड्राफ्ट, वो तो फैसिलिटी के दिया है, वो 8 लाख यहां लिखेंगे। 8 लाख ओवरड्राफ्ट। तो ओवरड्राफ्ट खत्म हो गया, राइट। तो यहां तक हमने खत्म किया। अभी यहां लेते हैं स्टैम्प्स एंड स्टेशनरी 10,000। अरे स्टैम्प्स एंड स्टेशनरी क्या है सर? मतलब ये तो एक्सपेंस है ना, तो हमको कहाँ P&L में लिखना पड़ेगा? सर यहाँ क्यों दिया है? तो मेरे भाइयों बहनों, ये एक्सपेंस नहीं है, लेकिन हमारे हाथ में स्टेशनरी है। बहुत सारी स्टेशनरी लाए थे, इसमें से जो पोस्ट ऑफिस का स्टैम्प्स है वो बच गया है, और कुछ पेन्स बच गई है, कुछ कागज बच गए हैं, वो 10,000 है। तो ये हमारा स्टैम्प्स एंड स्टेशनरी का खर्चा नहीं है, खर्चे में से जो बाकी बचा वो है। तो ये अदर एसेट्स में आएगा। तो अदर एसेट्स का शेड्यूल नंबर कौन सा है? 11, राइट। तो अदर एसेट्स में लिखो स्टैम्प्स, राइट। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। ये फिक्स एसेट नहीं है, ध्यान में रखना, पेन यूज हो जाती है, और जो अभी लिख रहे हो वो एग्जाम में भी नहीं होगी, तो फिक्स एसेट्स मत लिखना, राइट। तो यहाँ लिख दो स्टैम्प्स। स्टैम्प्स एंड स्टेशनरी 10,000 की है। चलो, 10,000 का कागज वागज पड़ा है तो पड़ा है, तो पड़ा है, लिख देते हैं। असेट्स है कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड तो शेड्यूल नंबर 6 में हमारा पूरा सिंपल है ना। कैश इन हैंड अभी लिखा सर, तो लिख दो यहाँ शेड्यूल नंबर 6 में कैश इन हैंड। हाथ में होता है मतलब हाथ में नहीं होता, मतलब कैश वो गले में होती है। सब समझ मत लेना कि हाथ में होता है, मतलब सब बैंक के कर्मचारी ले लेके घूमते, वो नहीं होता है, हाँ। इतना ध्यान में रखना। तो कैश इन हैंड आ गया, राइट। नेक्स्ट है कैश विथ आरबीआई। तो शेड्यूल नंबर 6 में ही है कैश विथ आरबीआई, राइट। तो दोनों है, कैश इन हैंड एंड बैलेंस विथ आरबीआई, शेड्यूल नंबर 6 में लिखेंगे, राइट। तो कैश विथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 13 लाख। तो यार 13 लाख लिख देंगे, 13 लाख, राइट। ओके सर, हो गया। ओके बैंक। चलो ब्रांच एडजस्टमेंट्स डेबिट। तो ब्रांच एडजस्टमेंट्स क्या होता है पता है? मतलब हम दूसरों को देते, दूसरे हमको देते। और आपने सुना होगा ना कि आपका बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम है, तो आप एसबीआई में से भी निकाल सकते हैं, 5 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो आपने तो एटीएम कौन सा यूज किया? एसबीआई का। आपका बैंक में डेबिट कहाँ हुआ? तो बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ। तो बैंक ऑफ एसबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा को दे दिया तुरंत पैसा? नहीं 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 नहीं, वो तो ना थोड़े फ्रिक्वेंटली 2 3 दिन में वो बाद में देते हैं, कई कई 15 दिन के बाद देते हैं, राइट। वो सेटलमेंट होना बाकी है। तो वैसा ही जो ब्रांच एडजस्टमेंट है डेबिट, अगर डेबिट है
तो अदर एसेट्स आएगा, और क्रेडिट है तो अदर लायबिलिटी आएगी। तो राइट डाउन ऑन योर टॉप मार्जिन, अपना जो गोल्डन मार्जिन है ना बच्चों, वो निकालो। मतलब क्या है, ऊपर अपना जो है वहां ऊपर ही लिख दो, राइट, ऊपर ही लिख दो, ब्रांच एडजस्टमेंट डेबिट इज इक्वल टू, अगर डेबिट है तो एसेट्स है, तो अदर एसेट्स इज इक्वल टू अदर एसेट्स, राइट, एंड ब्रांच एडजस्टमेंट्स क्रेडिट इज इक्वल टू अदर लायबिलिटी, शेड्यूल नंबर 5, राइट। तो ये ब्रांच एडजस्टमेंट्स, तो शेड्यूल नंबर कौन सा आएगा, अदर एसेट्स का 11 नंबर, राइट। तो ध्यान में आ गया, ये डेबिट क्रेडिट देख लेना। हाँ, यहाँ बैलेंस शीट दिया हो तो डेबिट साइड क्रेडिट साइड, तो वो उसे आइडेंटिफाई करना। तो शेड्यूल नंबर 11 में 1,70,000 मुझे लिखना है, तो मैं शेड्यूल नंबर 11 निकालूंगा और यहाँ लिखूंगा ब्रांच एडजस्टमेंट्स, और डेबिट है तो डेबिट 1,70,000, 1,70,000, राइट। नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्या नहीं। ओके, अभी आया इन्वेस्टमेंट्स। अरे इन्वेस्टमेंट का तो अलग है शेड्यूल, तो 8 नंबर का शेड्यूल, राइट। मुझे भी याद नहीं रहता है शेड्यूल, आपके जैसा ही हूं मैं। चलो इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट जो वेस्ट कर दिया है वो 9,50,000, राइट। सो इन्वेस्टमेंट्स तो इन्वेस्टमेंट्स में लिख दिया है, राइट। तो पहला पेज नंबर 95 ओवर, तो मैं टर्न राउंड करता हूं और देखता हूं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है, यहां भी दिखता है अनक्लेम्ड डिविडेंड 10,000। अरे साहब, ये तो डिविडेंड दिया है, क्या दिया है क्या नहीं पता नहीं चल रहा है। अनक्लेम्ड डिविडेंड मतलब डिविडेंड मिला है या दिया है या क्या है, वो नहीं पता चल रहा है। तो मैं समझा देता हूँ अनक्लेम डिविडेंड क्या होता है। तो अनक्लेम डिविडेंड, तो भाइयों और बहनों, राइट, क्या होता है कि मान लो कि ये पंजाब नेशनल बैंक ने 1,00,000 रुपया डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने का सोच लिया, राइट, और वो प्रपोज भी हो गया, और जो जो शेयर होल्डर है ना उनको सबको भेजेगा, राइट। तो मान लो कि आपका आपका मान लो कि आपके पास 1,000 रुपये का डिविडेंड आता है, क्योंकि आपके पास जितना शेयर है प्रोपोर्शन में वो डिविडेंड आएगा, राइट। और आपके घर वो क्या भेजेंगे, अभी तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर है तो ठीक है, पहले इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर नहीं था तो पोस्ट से भेजते थे, डिविडेंड वाउचर भेजते थे, राइट, और डिविडेंड वारंट भेजते थे। और अभी भी आपका जो आधार कार्ड या बैंक डिटेल नहीं है तो भी वहां लटका रहेगा, आपको भेज नहीं पाएंगे क्योंकि बैंक डिटेल है ही नहीं, सीएस करना है, राइट, तो भी आपके पास नहीं है। तो क्या हुआ कि 1,000 आपका नाम मान लो कि एक्स है, राइट, तो 1,000 आपको बैंक क्या करेगी, पोस्ट में डिविडेंड वारंट भेजेगी। लेकिन क्या हुआ, उस दिन आप क्या हुआ, ये वैकेशन था, एग्जाम जस्ट खत्म हुई थी, तो आप कुल्लू मनाली घूमने गए, राइट, और कुल्लू मनाली घूमने गए तो वो पोस्टमैन बेचारा 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, आप नहीं मिले। क्यों, कि आप तो है ही नहीं। और ऐसे इसमें डिविडेंड वाउचर में क्या होता है, जो जिसके नाम पे हो ना उसकी साइन चाहिए, राइट, घर में कोई चाहिए, ऐसा नहीं कि बाजू वाले को देख के चला जाए, राइट। तो ये आप तो कुल्लू मनाली में मतलब बर्फ में थोड़े घूम रहे हैं, फिसल रहे हैं, जा रहे हैं, बर्फ खा रहे हैं, खा तो नहीं रहे लेकिन मान लो कि खा रहे हैं। तो 15 दिन तक आप आए ही नहीं, मस्त एक ट्रिप कर दी, राइट। तो आपका ये डिविडेंड वाउचर कहाँ जाएगा, बैंक पे वापस। और आपने अगर डिविडेंड वाउचर में या कुछ पोस्ट में लिखा होगा तो वो लिखा होगा इफ ऑन डिलीवर देन सेंड टू दिस, मतलब मैंने भेजा है ना, बैंक ने भेजा है, तो डिलीवरी नहीं हुआ तो वापिस हमको दे देना। तो 1,000 का डिविडेंड वाउचर कहाँ जाएगा, वापिस जाएगा। और आपको पता ही नहीं है कि आया कि नहीं आया, क्योंकि उसका तो ट्रैक होता ही नहीं ना, तो आपको पता ही नहीं है। कुल्लू मनाली से घूम के आ गए मस्त, लाल लाल टमाटर जैसे होकर, राइट, और घर पे आके देखे तो कुछ है ही नहीं, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि डिविडेंड वाउचर आया था नहीं आया था। पोस्टमैन ऐसा नहीं बोलता कि भाई आया था, तुम कहाँ थे, राइट, तो ऐसी दोस्ती तो होती नहीं है। तो ये 1,000 रुपीज उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, किसने, बैंक ने, लेकिन आपको नहीं मिला है क्योंकि सेंड कर दिया था आपको और आप थे नहीं भैया,
तो नहीं थे। और कभी भी ऐसा हो सकता है कि आपका मतलब ट्रांसफर हो गया कहाँ और ये घर बंद है, परमानेंट घर बंद है, या आप मैं सोचता हूँ कि और चाहता हूँ कि आप विदेश हवाई पे मतलब फॉरेन कंट्री में जॉब के लिए गए और आपके शेयर यहाँ आए, तो आपको तो घर पे कोई है ही नहीं, तो क्या होगा कि 1,000 दे तो किसको दे। तो ये 1,000 रुपया है जो डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है और किसी का हक का है, लेकिन वो बंदे को नहीं दे पाए बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस, राइट। तो इन दैट केस दिस 1,000 इज कंसिडर व्हाट, अनक्लेम्ड डिविडेंड्स, राइट। 1,000 अनक्लेम्ड डिविडेंड्स। तो ये अनक्लेम्ड डिविडेंड 10,000 रुपया नहीं नहीं ले पाए, तो हमारे पास एज ए बैंक अभी सोचे तो हमारे पास क्या होगा कि 10,000 रुपया हमारे पास है, पर किसका है, मिस्टर एक्स का है, मतलब हमारी क्या हो गई, लायबिलिटी हो गई। तो ये लायबिलिटी है, शेड्यूल 5 में लायबिलिटी में लिखेंगे। आई होप कि ये पूरा एपिसोड आपको पता चल गया होगा। तो ये अनक्लेम डिविडेंड है, वो लायबिलिटी में जाएगा। कल कल मान लो कि कुल्लू मनाली से आने के बाद आपको किसी ने बताया कि भाई डिविडेंड डिक्लेयर हुआ था और आपने बैंक को लिखा कि भाई मेरा डिविडेंड आया था, आपने भेजा नहीं, फिर से भेज दो, राइट। तो ये बैंक को भेजना पड़ेगा, राइट, क्योंकि वो तुम्हारा है, राइट। तो वो बाद में आपको मिल जाएगा, मतलब बैंक का नहीं मिला तो बैंक यूज कर सकती है, ऐसा नहीं है। तो अदर लायबिलिटीज में लिख दो। तो शेड्यूल नंबर 5 में हम लिखेंगे अदर लायबिलिटीज में अनक्लेम्ड डिविडेंड 10,000 है तो 10,000 लिखेंगे। तो यहां लिख दो अनक्लेम्ड डिविजन शेड्यूल नंबर 5 में। आई होप कि ये पूरा आपको पता चल गया होगा। बाद में लोन्स है, तो लोन्स क्या है, एडवांस देते हैं भैया, राइट, लोन्स। तो शेड्यूल नंबर 9 है, वहां लोन्स एंड एडवांसेस, सॉरी एडवांसेस ही होता है, तो लोन सब होता है शेड्यूल नंबर 9 में। तो हम जिसको लैंड करते हैं वहां, तो एडवांसेस में यहाँ लिख दो लोन, एंड लोन की अमाउंट है 46 लाख, 46 लाख, राइट। 0 0 ध्यान से रखना, गड़बड़ी ना हो जाए। ओके, करंट डिपॉजिट्स, तो ये तो कस्टमर हमारे पास रखते हैं ना, बैंक के जो कस्टमर होते हैं, राइट। तो वो कहाँ आएगा, करंट डिपॉजिट्स आएगा डिपॉजिट्स में, शेड्यूल नंबर 3 में, शेड्यूल नंबर 3 में डिपॉजिट में करंट, करंट डिपॉजिट। तो करंट डिपॉजिट में करंट नहीं लगता, जीबी वाला करंट नहीं लिखता है, लेकिन लिखना पड़ता है हमको 38 लाख, 38 लाख। करंट डिपॉजिट्स हमने लिख दी है 38 लाख। हो गया, हो गया सर। चलो, फर्नीचर, अरे वाह साहब ये तो पता ही है, फिक्स एसेट्स नहीं आता है, मतलब स्टैंडर्ड 11 से सीख रहे हैं। तो फिक्स एसेट्स का शेड्यूल नंबर कौन सा है, फिक्स एसेट्स का शेड्यूल नंबर 10 है। तो यहाँ फर्नीचर, चलो डेप्रिशिएशन डेप्रिशिएशन कुछ बोला ही नहीं ना, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। शेड्यूल नंबर 10 में लिख दो 40,000 डायरेक्ट, यहाँ नहीं बोला है तो हम क्या कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है, नेक्स्ट 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 क्या है, ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। तो पीएनएल में आता था तो हम क्या लिखते थे पता है ना, वो तो वो बैलेंस शीट, सॉरी फॉर्मेट था, इसमें प्रॉफिट ऑफ द ईयर, इसमें प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर, वहां लिखते थे। पर यहाँ तो ये रिजर्व हो जाएगी, कहाँ हो जाएगा, 2,20,000 राइट डाउन इन अ रिजर्व एंड सरप्लस, राइट। तो ये रिजर्व हो जाएगी, क्योंकि वहां से आपको पता है ना, वो बैलेंस शीट, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लास्ट में लिखते थे, क्या लिखते थे, बैलेंस ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, राइट। जो लास्ट बैलेंस आता था पीएनएल क्लोज करने के बाद, बैलेंस ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, वो यही है, राइट, जो हम लिख रहे हैं। तो कितना है अमाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट मतलब प्रॉफिट है, ये ध्यान में रखना। चलो 2,20,000, लॉस है तो माइनस करके लिख देना, चिंता करे बिना, राइट। तो ये हो गया यहाँ का, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लोन्स,
तो लोन्स क्रेडिट बैलेंस है। अरे लोन्स का तो क्या है, क्रेडिट बैलेंस है, क्या है ये? लेके उसको देना पड़ेगा, तो ये लोन्स क्रेडिट बैलेंस है। वो हम क्या बोलेंगे? वो बोलेंगे हमारा वो बोलेंगे हमारा बोरोइंग्स है। तो ये क्या है? बोरोइंग्स है, राइट। तो जो लोन्स है, तो बोरोइंग्स में लिखेंगे, शेड्यूल नंबर कौन सा है बोरोइंग्स में? 4 नंबर है, राइट। तो शेड्यूल नंबर 4 में बोरोइंग्स में लिखो लोन, बट ये क्रेडिट बैलेंस है, राइट। तो कितना अमाउंट है लोन्स? 12 लाख। तो 12 लाख में यहाँ लिख रहा हूं। आपको समझ में आ गया होगा कि लोन डेबिट है तो हमारी क्या होगी? लोन डेबिट है तो हमारी क्या होगी? हमारा एडवांसिस होगा। और लोन क्रेडिट है तो हमारा बोरोइंग्स होगा। गोल्डन मार्जिन में आप लिख सकते हो लोन्स डेबिट, और कुछ नहीं बोला है तो वो क्या होगा? लोन कुछ नहीं बोला है तो एडवांसिस में होगा। लोन डेब्ट क्रेडिट है तो बोरोइंग्स में आएगा। मतलब हमको लैंड करना है, लेकिन 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 हमारे पास पैसा कम है, तो उसकी टोपी उसके सर करते हैं, वो ये। ओके, देन रिकरिंग डिपॉजिट्स। तो रिकरिंग डिपॉजिट्स कहाँ आएगा भाई? डिपॉजिट्स में आएगा ना सब। डिपॉजिट्स में शेड्यूल नंबर 3 में लिख दो रिकरिंग रिकरिंग डिपॉजिट्स। रिकरिंग डिपॉजिट्स है 10 लाख रुपीस। तो 10 लाख लिख दिया है मैंने। बाद में देखते हैं, बाद में देखते हैं। ओके, रिकरिंग डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट्स, वो भी डिपॉजिट्स है, क्योंकि सब रखने आते हैं ना। तो फिक्स डिपॉजिट्स, फिक्स डिपॉजिट्स। तो फिक्स डिपॉजिट कितनी है? 20 लाख। तो मैं 20 लाख लिखता हूँ, राइट। फिक्स डिपॉजिट्स 20 लाख। चलो बाद में क्या है? फिक्स डिपॉजिट, कैश सर्टिफिकेट। कैश सर्टिफिकेट क्या होता है? कैश सर्टिफिकेट इज ऑल्सो डिपॉजिट, राइट। कैश सर्टिफिकेट इज ऑल्सो डिपॉजिट। तो डिपॉजिट में ही लिखो कैश सर्टिफिकेट। किसी को पैसा दिया है, मतलब पैसा लिया है, उसको कैश सर्टिफिकेट होता है, राइट। अभी ये सब नहीं है, राइट, पर पहले कैश सर्टिफिकेट ऐसा था, पैसा रख दो, होता है। चलो कैश सर्टिफिकेट हो गया, राइट। कैश कंटिंजेंसी रिजर्व। कंटिंजेंसी रिजर्व, तो ये ऐसा नहीं है कि कंटिंजेंसी लायबिलिटी, ऐसा नहीं है। ये तो कंटिंजेंसी कुछ भी हो सकता है। मतलब बैंक में धरती कंप आ सकता है, या कुछ भी हो सकता है। मतलब अ, और मतलब मान लो ना कि जो निश्चित नहीं है, और हमारा लाने पड़ जाए, राइट, करने के लिए, तो उसके लिए कंटिंजेंसी रिजर्व क्रिएट करते हैं। इज अ पार्ट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस, राइट। तो रिजर्व एंड सरप्लस में लिख दो कंटिंजेंसीज रिजर्व। कंटिंजेंसीज रिजर्व, कंटिंजेंसीज रिजर्व कितनी है? 1,70,000। कंटिंजेंट लायबिलिटी नहीं है, ये तो रिजर्व है। कुछ भी काम में हमको लग सकता है, कुछ भी काम में लग सकता है, तो ये कंटिंजेंसी रिजर्व हो गया ये। चलो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। रिबेट ऑन बिल, अभी एडजस्टमेंट्स देखने जा रहे हैं ना। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, तो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड 10,000 एडवांस रिसीव्ड इनकम है, तो अदर लायबिलिटी में शेड्यूल नंबर 5 में लिख देंगे। और मैंने एक लिखवाया है, सॉरी यहाँ भूल गया ना मैं, कुछ लिखा है अदर एसेट्स, भूल गया मैं। अदर एसेट्स देखो, ये अदर एसेट्स 90,000। तो अदर एसेट्स में लिख दो पहले, चलो। अदर एसेट्स में लिख दो, फिक्स एसेट के बाद अदर एसेट्स में, अदर एसेट्स 90,000 तो मैं लिख देता हूँ। मैं भूल गया था एक्चुअली, राइट। तो अदर एसेट्स मैंने लिखवाया है स्पेशल।
और हमने लिख दिया है। और रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड माइनस और अदर लाइबिलिटीज में आएगा, राइट। अदर लाइबिलिटीज में लिख दो, अदर लाइबिलिटीज में यहां आएगा रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड, अमाउंट कितना है 10,000, तो 10,000 लिख रहा हूं मैं। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड 10,000, राइट। ओके सर, ये तो हो गया, आगे आगे बढ़ो। प्रोवाइड 80,000 फॉर डाउटफुल डेट्स, राइट। 80,000 फॉर डाउटफुल डेट, मतलब हमने एडवांस दिया, अभी नहीं आ रहा है, तो जैसे डेटर्स में से माइनस करते हैं ना, तो एडवांस कहाँ है हमारा, एडवांसिस कहाँ है, तो लोन बोन दिया है, तो इसमें से ये 80,000 माइनस करना है। तो एडवांसिस का शेड्यूल नंबर कौन सा है, शेड्यूल नंबर 9 सर। तो इसमें से राइट डाउन, डाउटफुल डेट्स लिखा है ना, राइट डाउन लेस डाउटफुल डेट्स, मतलब हम BDR जैसे करते थे ना, वैसा 80,000, 80,000 यहां से माइनस करेंगे। 80,000 हम डाउटफुल डेट्स माइनस करेंगे, हो गया ये, राइट। और ये सेकंड इफेक्ट कहाँ थी, PNL में, राइट, प्रोविजन एंड कंटिजेंसीज में, तो वो तो हो गया। बैंक्स एक्सेप्टेंस ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर 6,50,000, तो ये कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी में आएगा, राइट। तो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी शेड्यूल नंबर 12 में लिख दो, बैंक्स एक्सेप्टेंस, बैंक्स एक्सेप्टेंस, राइट, 6,50,000। हो गया, हो गया भाई, हो गया, सब कैलकुलेट कर दिया है ना। ओके सर, कर दिया है। अभी टोटल टोटल टोटल, तो ये 20 लाख का टोटल, बाकी आप करके मुझे बताओ रिजर्व एंड सरप्लस का कितना आता है, तो मैं कैलकुलेट करूं साथ साथ में। चलो, 0,000,060, इस पर चश्मे होंगे ना, दिखेगा नहीं, इसलिए मैं अच्छी तरह से लिख, चलो कितना आता है, 0,000,0, 11,60,000। ओके, नेक्स्ट। सब साथ में है ना, सुन रहे हैं ना मेरी बात। यस सर। यस सर। ओके, चलो आगे आगे कैलकुलेट करो। 78 लाख, 12 लाख, वाह ये तो इजी है, ये टोटल करना, देखो 20,000, 18 लाख। कैश विथ अदर बैंक मनी एट कॉल है ही नहीं, वेरी गुड, अच्छा ऐसे करते रहना। 9,50,000, राइट। और वो हमारा वो भी चलेगा, ये ऐसा करके कर सकते हैं ना ऐसा, इसमें से -80,000 करके मुझे बताओ, वहां तक मैं ये सब टोटल निपटा दूं, 40,000, और ये 2,70,000, 6,50,000 में यहाँ ये टोटल कर देता, राइट। इसका टोटल कितना आता है, 91 एडवांस लाख, 91,20,000। 91,20,000, 91,20,000, राइट। सब देख लो अपने अपने हिसाब से, जैसे जिसकी कैलकुलेटर की कंपनी और इसकी शक्ति, उस हिसाब से टोटल करके हम यहाँ लिखने वाले हैं। और मैं साथ साथ में, आपके साथ साथ में लिखने जा रहा हूँ, कैपिटल 20 लाख है, तो 20 लाख। ओके, रिजर्व एंड सरप्लस कितना है, 11,60,000, कितना है, सॉरी, यस 11,60,000, तो 11,60,000 में कर रहा हूँ। डिपॉजिट्स
7,80,000 बस, डिपॉजिट तो है ही नहीं। 78 लाख है, सॉरी, एक जीरो ज्यादा कर दो भैया। 78 लाख डिपॉजिट अच्छी है। बोरोइंग्स, उधारी 12 लाख है दूसरे के। अदर लाइबिलिटी 20,000, मतलब अच्छी है। अदर लाइबिलिटी है ही नहीं ऐसा, अच्छा है। चलो 6 नंबर, कैश विथ आरबीआई मैं देख लूं। कैश 18 लाख, 18 लाख में लिखता हूं। बैलेंस विथ अदर बैंक, किसी को दिया ही नहीं है ये, स्वाभिमानी बैंक लगती है, हाँ? क्योंकि लायबिलिटी अदर लायबिलिटी भी नहीं है और किसी के पास है ही नहीं, आत्मनिर्भर जैसा। इन्वेस्टमेंट्स कितना आता है, 9,50,000। चलो एडवांसेस, अभी कश्यप ने बोला 91,20,000, मैं लिख देता हूँ। फिक्स एसेट्स का कितना है, फिक्स एसेट्स? अरे फिक्स एसेट है ही नहीं, सब लोन पे चला रहे हैं, मतलब भाड़े पे चला रहे हैं। चलो फिक्स एसेट 40, एंड अदर एसेट्स 27 लाख जैसा कुछ है ना, 20। चलो टू अभी लैख टोटल सेवन 2,70,000। 2,70,000, 2,70,000। चलो मेरा क्या जाता है, मेरे तो पास पेन भी है, मार्कर भी है, कुछ भी है, राइट। और मेरे पन्ने भी नहीं जाते हैं, लैपटॉप में ही सब चल रहा है। चलो अभी टोटल टोटल खेले। चलो टोटल, 1,01,21,80,000। दोनों साइड टोटल आता है कि नहीं आता है? यस सर। 1 करोड़, सॉरी 1,21,80,000, और एक कंटिंजेंट लायबिलिटी का 6,50,000 एडवांस में लिख देना भैया, वो रह ना जाए। और ये डबल अंडरलाइन हो गया। कितना इजी है, नहीं? एग्जाम में ऐसा है तो मार दे फाड़ दे काट दे, ऐसा इजी है एकदम। चलो ये तो हो गया। एनी क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स? एनी क्वेश्चन? नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आगे बढ़ना हमारा धर्म है, हमारी फर्ज भी है, राइट। तो ये सबको पता चल गया है ना? कोई टर्म ऐसा नहीं है ना कि आपको हैरान कर रहा है? नहीं है सर ऐसा कुछ, आप आगे जाने दो। चलो अभी बिग बैंग का स्मॉल एग्जांपल, राइट। पेज नंबर 96 पे है अभी, राइट। 96 पे आ जाओ वापिस। पीछे पीछे पीछे, बिग बैंग। ओके, और क्या करेंगे? तो बैलेंस शीट बनानी है, तो फिर से आपको 5 मिनट मिलती है, राइट। तो धम धमा के बैलेंस शीट बना दो, और मेरे साथ आ जाओ फिर से वही, राइट। फिर से वही, एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना दे कृपया। चलो तब तक मैं एक कॉल कर लेता हूं, ठीक है। यू हैव ओनली 5 मिनट्स।
So 3 students have done. And what about others? दूसरों का क्या है सिचुएशन? बाकी की क्या है सिचुएशन? Okay, done. So most of you have done. हम आगे बढ़ते हैं, राइट? चलो, जो भी नहीं है साथ साथ में मेरे सुनते सुनते, राइट? सुनते 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 आगे बढ़ना। एग्जाम्पल नंबर 14, पेज नंबर 96 वी आर गोइंग टू सॉल्व। सो क्या लिखा है वो पढ़ते हैं। प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ बिग बैंक लिमिटेड। नाम है बिग बैंक, एग्जाम्पल शॉर्ट है। देखो ये कर्म की कठिनाई इसको बोलते हैं। तो बिग बैंक लिमिटेड on 31st March 2016 from the following particulars। तो पेड अप कैपिटल है, ऑथोराइज कैपिटल दे दिए। देखो ये बहुत अच्छे एग्जामिनर है। ऑथोराइज कैपिटल, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, इन्वेस्टमेंट्स, बिल डिस्काउंटेड एंड परचेज, बिल्स पेएबल, फर्नीचर, वो सब दिया है। यहाँ से हम मतलब ये एडजस्टमेंट नहीं है, एडिशनल इंफॉर्मेशन पैराग्राफ में दी है, तो हम पैराग्राफ पढ़ेंगे, राइट? रिजर्व फंड इज इक्वल टू पेड अप कैपिटल। तो रिजर्व फंड कहाँ है? तो रिजर्व फंड पेड अप कैपिटल है ना, तो यहाँ टिक कर देंगे, राइट? टिक कर देंगे, मतलब जब भी आएगा तो हम लिखेंगे कहाँ कहाँ है, राइट? ओके। द प्रॉफिट फॉर द ईयर अराइव्ड बिफोर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट। अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट मतलब वही हुआ डिस्काउंट रिसीव्ड इन एडवांस, राइट? मतलब डिस्काउंट रिसीव्ड इन एडवांस। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर कहाँ है? देखो प्रॉफिट फॉर द ईयर, तो यहाँ टिक करेंगे दूसरा। मतलब कि जो 4 लाख इनकम हुई ना, 4 लाख जो इनकम हुई है, इसमें 5,000 एडवांस में मिली हुई है, जैसा यहाँ है, विच इज नॉट मैच्योर्ड ऑन 31st मार्च 2016। तो ये एडवांस रिसीव्ड इनकम है, तो हम माइनस कर देंगे, राइट? नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट। देखो इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स 5,000 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 100 इच। देखो इन्वेस्टमेंट कहाँ है? इन्वेस्टमेंट कहाँ गया? ये रहा इन्वेस्टमेंट, तो मैं यहाँ टिक कर देता हूँ। तो इन्वेस्टमेंट 5,000 शेयर्स खरीदे थे, जिसका वैल्यू 100 था, राइट? 100 था, विथ 60 पेड, मतलब 5,000 पे 60, तो कितना हुआ? 30 लाख हुआ ना, 60 है ना, तो 30 लाख हुआ। तो 30 लाख ये रहा, 30 लाख रुपए, राइट? तो ये इन्वेस्टमेंट्स का हमको क्या दिया है? हमको दिया है कि इतना इतना इन्वेस्टमेंट्स किया है, लेकिन ये देते हैं ना तो कुछ ना कुछ रहता है। तो हमारा पेड अप कितना है? 60 है, राइट? 60 है, तो 40 कभी भी मांग सकते हैं ना। मतलब फॉर एग्जाम्पल हमने एक्स एज ए बैंक, बिग बैंक लिमिटेड ने एसबीआई का जो क्रेडिट कार्ड है उसका इश्यू भरा है, उस पे 60 पेड अप किया है, तो 40 कभी भी मांग सकते हैं। तो बाकी का कहाँ जाएगा? कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी में जाएगा। तो यहाँ करो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी में हम लिखेंगे जो भी अमाउंट है 5,000 इंटू 40 लिखेंगे, क्योंकि 60 पे कर दिया है। और एसबीआई कार्ड वाले को कभी भी मतलब वो बोले कि मुझे दे दो बाकी का 40, हमको देना पड़ेगा, तो वो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी यहाँ से क्रिएट होगी। और ये फुल डिस्क्लोजर के हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स के ब्रैकेट में हम सब लिखेंगे कि कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट है, कितना इन्वेस्टमेंट है, राइट? नेक्स्ट है क्लेम्स अगेंस्ट बैंक नॉट एक्नॉलेज एज दैट इज आल्सो व्हाट? कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, राइट? एक्सेप्टेंस, नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस एज ऑन 31st मार्च 2016। तो एक्सेप्टेंस वाला तो यहाँ ही लिखना है ना, एक्सेप्टेंस, सॉरी एक्सेप्टेंस वो भी कहाँ लिखना है? कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, हमने एक्सेप्ट किया है तो ये कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है। और एक लिख दो, एक लिख दो, बिल्स फॉर कलेक्शन है या नहीं है? बिल्स फॉर कलेक्शन है कि नहीं है? तो बिल्स फॉर कलेक्शन लिख दो, ये एक एक लिख दो यहाँ, बिल्स फॉर कलेक्शन 20 लाख, ऐसा लिख दो, सिर्फ एडिशनल लिख दो ना,
बिल्स फॉर कलेक्शन। तो ये कहाँ आएगा, ये बिल्स फॉर कलेक्शन 20 लाख, मैं लिख ही देता हूँ, राइट। आपको मतलब बाद में दिक्कत ना आए, ये यहाँ से यहाँ आएगा, बिल्स फॉर कलेक्शन लिखा है तो यहाँ आएगा, राइट। बाकी कुछ है नहीं, राइट। तो हम जैसे जैसे शेड्यूल्स में आते जाते हैं वैसे लिखते जाते हैं, राइट। चलो, प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ बिग बैंक लिमिटेड। अभी पेड अप कैपिटल है, उसके नीचे ऑथोराइज कैपिटल है, तो हम ऑथोराइज कैपिटल लिखेंगे पहले 50 लाख। शेयर्स कितना है नहीं पता है, तो 100 का या 10 का एज्यूम करके लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ शेड्यूल 1 में ही लिखेंगे ऑथोराइज, ऑथोराइज, राइट। तो कितने हैं ऑथोराइज, 50 लाख है ना, 50 लाख। तो एक 10 रुपये का गिनो, चलो, 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। अगर 100 का लिखे तो 50,000 लिख देना, राइट। तो 50 लाख एंड ऑथोराइज कैपिटल का डबल अंडरलाइन, मतलब वो टोटल में नहीं लेंगे, राइट। हाँ, वो हो गया। अभी पेड अप कैपिटल है 10 लाख रुपीज, तो पेड अप यहाँ लिखेंगे। और कुछ एडजस्टमेंट जैसा भी है तो राइट डाउन इश्यूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप, इश्यूड सब्सक्राइब एंड पेड अप। अभी 10 मतलब 1 लाख इक्विटी शेयर्स, 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, राइट। तो कितना है, 10 लाख है ना, तो 10 लाख में लिख देता हूँ, राइट। इसमें अगर कॉल्स इन एरियर्स है तो माइनस करेंगे, और शेयर फोर फीचर है तो प्लस करेंगे, जब भी आएगा तो करेंगे। अभी पता नहीं है, आएगा तो करेंगे, आएगा ना। फॉर एग्जाम्पल आता है तो क्या करेंगे पता है, ये डाल के यहाँ 10 लाख लिख देना है, सिर्फ इतना करना है, बाद में कैलकुलेट करना है अपना क्या है, राइट। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा, पर यहाँ ऐसा है नहीं, होगा तो लिख देंगे। ये तो समझा रहा हूँ टेक्निक, जब कंटिजेंसी कुछ आ जाए तो कैसे करना है, राइट। अभी पेड अप कैपिटल में हमने ये टिकड़ा किया था ना, ये टिकड़ा टिकड़ा मतलब किया था ना, तो क्या किया था, ये पेड अप यहाँ लिखना है। यहाँ देखो, द रिजर्व फंड इज इक्वल टू पेड अप कैपिटल, तो रिजर्व फंड इज इक्वल टू पेड अप कैपिटल, तो बोला नहीं है रिजर्व फंड इतना है, तो 10 लाख रिजर्व है ना, तो रिजर्व एंड सरप्लस में लिखेंगे हम, तो रिजर्व फंड यहाँ लिख दो, रिजर्व फंड। मतलब हमको इशारे इशारे में बताया है कि 10 लाख ये भी है भैया, मतलब તમે જેટલું લાવો ને એટલું મારું લાવી દેજો, એટલે તમારી ક્વોન્ટિटी फिक्स, तुम्हारी क्वांटिटी फिक्स, राइट। तो ये रिजर्व एंड सरप्लस ऐसे करके हमको दिया था, तो हमने लिख दिया, राइट। रिजर्व फंड इक्वल टू, ये खत्म हो गया। ऑथोराइज कैपिटल ऑलरेडी ले ली है। मनी एट कॉल एट शॉर्ट नोटिस, मनी एट कॉल एट शॉर्ट नोटिस कहाँ आता है, तो शेड्यूल नंबर 7 में आता है ना, 7, यस। मनी एट कॉल एट शॉर्ट नोटिस, राइट, बैंक विद अदर, सॉरी, बैलेंस विद अदर बैंक। तो 7 नंबर में लिख देते हैं हम मनी एट कॉल, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, शॉर्ट नोटिस 5 लाख, तो 5 लाख लिख देंगे, राइट। ओके सर, आगे आगे बढ़ो। ओके, चलो, इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट है ही, 30 लाख का इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं, तो इन्वेस्टमेंट का हमारा शेड्यूल नंबर 8 नंबर में हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट्स। लेकिन यहाँ कुछ बाइफरकेशन दिया है ना, टिकड़ा किया है हमने, देखो, इन्वेस्टमेंट्स इंक्लूड 5,000 इक्विटी शेयर्स फेस ₹100 ईच विद 60 इज पेड अप। चलो लिख देते हैं इन्वेस्टमेंट्स में, तो इन्वेस्टमेंट कहाँ गया मेरा, ये मेरा नहीं, ये लोग फॉर्मेट कहाँ गया, ऐसा बोल रहा हूँ, राइट। चलो, इन्वेस्टमेंट यहाँ लिख दो, इन्वेस्टमेंट। तो कितना इन्वेस्टमेंट किया है, तो मेरा देखना पड़ेगा ना यहाँ, ओके। 5,000 इक्विटी शेयर्स, 5,000 इक्विटी शेयर्स 60 पेड अप किया है, तो है टोटल इन्वेस्टमेंट्स मेरा 30 लाख, 30 लाख, राइट। अभी ये ध्यान में रखना है कि ये दिया है ना 60 हमने
पे कर दिया है, तो 40 कभी भी मांग सकते हैं, तो 40 कभी भी मांग सकते हैं, वो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी में आएगा। तो राइट डाउन ऑन कॉल्ड अमाउंट ऑन इन्वेस्टमेंट्स कितना है, शेयर्स कितना था, 5000, 5000 शेयर्स था ना, 5000 इंटू 40 नहीं मंगवा है, कभी भी मांग सकता है ना। तो 20 लाख कितना है, 20, 1 2 3 4, 2 लाख रुपीस। ट्वेंटी लाख आएगा, राइट। 5 20 4 मिंदा, ऐसा कैसे हुआ, ऐसे कैसे हुआ। इन्वेस्टमेंट 30 लाख है ना, एक मिनट टोटल करो तो, कोई भी ये आता नहीं, क्यों नहीं टोटल, 5000 इंटू 40 करो, 2 लाख आता है ना। तो यहाँ 50,000 कर दो, सब का क्या करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट कितना है, ओके कोई क्लू, चलो कोई क्लू, ये है ना, एक्चुअली एक्चुअली टोटल टोटल है ना, टोटल कितना है, यहाँ टोटल 30 लाख है, लिख दो, अभी अभी मुझे समझ में आ गया, टोटल 30 लाख है। इसमें से ये बोला है, सॉरी यहाँ का मैं लिखता हूँ, इन्वेस्टमेंट्स में, चलो इन्वेस्टमेंट्स का सब शेड्यूल निकालो, इन्वेस्टमेंट का सब, ये नहीं है, ये 6 5 30, 3 लाख इधर है, राइट। तो 5000 इंटू 60 कितना हुआ, 3 लाख हुआ। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, तो हमारा 30 लाख है ना, 30 लाख बोला है, तो 30 लाख, राइट, 30 लाख टोटल, मतलब अदर इन्वेस्टमेंट्स है, यस अदर इन्वेस्टमेंट्स, मैंने कहा ये मैच क्यों नहीं हो रहा है, अदर इन्वेस्टमेंट्स कितना होगा, तो बाकी का 27 लाख होगा अदर इन्वेस्टमेंट्स। मतलब क्या हुआ, आपको बोल दिया है कि इन्वेस्टमेंट्स 30 लाख का है, और जो शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स किया है ना, उसका 3 लाख होता है, मतलब ये कंफ्यूजन हो गया है 0 0 वाला, राइट। तो अदर इन्वेस्टमेंट्स कितना हुआ, 27 लाख हुआ, मतलब 30 लाख में से ये इन्वेस्टमेंट इन सर्टेन कंपनीज बोला है ना, शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स 3 लाख है, बाकी का 2 लाख हमने कंटिंजेंट लायबिलिटी में लिख दिया, मतलब ये 30 लाख ऐसे लिखना होता है। तो 30 लाख का इन्वेस्टमेंट होता है, 3 लाख का शेयर्स है, अदर इन्वेस्टमेंट 27 लाख है, और अदर इन्वेस्टमेंट्स में 5000 का 40 नहीं पे किया है, तो 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज इज कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, तो कंटिंजेंट लायबिलिटी में 2 लाख लिख दो, ये खत्म हो गया, अभी मुझे समझ में आ गया, ये खत्म हो गया, राइट। तो यहाँ लिख देते हैं हम 2 लाख रुपीस, सॉरी अभी 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 तो टोटल नहीं करना है, अभी टोटल नहीं करना, 2 लाख लिख दिया है, राइट, अभी टोटल नहीं करना है। तो ये कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी मतलब इन्वेस्टमेंट हमने किया है, अगर शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो कभी भी वो मांग सकते हैं, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, रेडी रहना पड़ेगा, तो कभी भी मांग सकते हैं। तो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी इन्वेस्टमेंट्स वाला होगा, राइट। तो ये इन्वेस्टमेंट्स का ये टिकड़ा भी हो गया। नाउ बिल डिस्काउंटेड एंड, Sir, हाँ बोलो, so there is some sort of disturbance because of your mic. अभी सब आ रहा है, Okay, sir. आ रहा है सब अच्छी तरह से भी, हाँ सर, ठीक है सर, अब ठीक। ऐसा बोल देना, हाँ। चलो बिल डिस्काउंट एंड इन परचेज 4 लाख कहाँ आएगा, बिल डिस्काउंट एंड इन परचेज, तो बिल डिस्काउंट करना हमारी जवाबदारी है ना, कि कोई लेके आया कि मुझे डिस्काउंट कर दे, तो हमारा एडवांस है, शेड्यूल नंबर 9 में जाएगा, शेड्यूल 9 में लिखो, 9 में लिखो बिल डिस्काउंटेड एंड परचेज, बिल डिस्काउंटेड एंड
परचेज, बिल डिस्काउंट एंड परचेज 4 लाख रुपीस हो गया। चलो आगे, यहाँ मैं देखूं या कहाँ देखूं, हार्ड कॉपी में देखूं या सॉफ्ट कॉपी? सॉफ्ट कॉपी आपको पता चलेगा। बिल्स पेएबल 5 लाख, बिल्स पेएबल अदर लायबिलिटी, बिल्स पेएबल अदर लायबिलिटी में लिख दो, बिल्स पेएबल अदर लायबिलिटी में शेड्यूल नंबर 5 में बिल्स पेएबल 5 लाख रुपया अदर लायबिलिटी में हो गया, राइट। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, फर्नीचर एंड फिक्चर्स। वाह सर, ये तो एकदम इजी हो गया। फर्नीचर एंड फिक्चर्स शेड्यूल नंबर 10 में आएगा। फिक्स एसेट्स और डेप्रिसिएशन का तो लफड़ा है ही नहीं सर। फिक्स एसेट्स वरना टिकड़ा होता। हाँ, 1 लाख लिखा है तो मैं 1 लाख यहां लिख देता हूं। हो गया? यस सर, लेफ्ट हैंड साइड कम हो गई, राइट। राइट हैंड साइड लैंड एंड बिल्डिंग 17 लाख, वो भी सर फिक्स एसेट में आएगी। पहले से पता होता तो साथ साथ में लिख देते। चलो, लैंड एंड बिल्डिंग, चलो बिल्ड हो जाती है तो भी बिल्डिंग बिल्डिंग करते हैं, आईएनजी लगाते हैं, कंटिन्यूअस टेंस होता है। पता नहीं किस है, बिल्ड क्यों नहीं बोलते, बिल्डिंग मतलब अभी भी कंटिन्यू है, जैसे बढ़ने वाली है ना, हाइट हमारी बढ़ती है ऐसे। चलो कोई बात नहीं है, अब मेरे को क्या अभी बिल्डिंग बोलूं या बिल्ड बोलूं, हमारा घर थोड़ा बढ़ने वाला है। चलो, टर्म्स लोन, टर्म्स लोन 8 लाख कहाँ आएगा? वो हम देते हैं ना, तो एडवांस में आएगा, तो शेड्यूल नंबर 9 में आएगा। तो 9 वाला यहाँ लिख दे, टर्म लोन, टर्म लोन 8 लाख, 8 लाख टर्म लोन आ गई। कैश क्रेडिट, देखो आगे कैश क्रेडिट है, मैं यहां से ही देख रहा हूं। आप चलो यहां से दिखा देता हूं। कैश क्रेडिट वो भी एडवांसिस में है, एडवांसिस कैश क्रेडिट 3 लाख, कैश क्रेडिट 3 लाख। चलो, बाद में करंट अकाउंट्स, फिक्स डिपॉजिट्स, ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? डिपॉजिट्स, राइट। सो फिक्स डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, सेविंग बैंक अकाउंट जो भी हो, वो डिपॉजिट्स में आता है। सो शेड्यूल नंबर 3। तो करंट अकाउंट जिसमें जरा भी करंट नहीं होता है, शॉक भी नहीं लगता है। हाँ शॉक लगता है, ब्याज नहीं मिलता है ना, तो शॉक लगता है, इसलिए शायद करंट अकाउंट। फिक्स डिपॉजिट्स, फिक्स डिपॉजिट्स, राइट, 14 लाख फिक्स डिपॉजिट 14। नेक्स्ट आ गया, यस, प्रॉफिट ऑफ द ईयर और टिकड़ा है यहाँ 4 लाख, और टिकड़ा है तो यहाँ अनएक्सपायर्ड रिस्क, यहाँ पढ़ो, द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज अराइव्ड एट बिफोर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट ऑफ 5,000। ये प्रॉफिट है, इसमें 5,000 का एडवांस रिसीव्ड वाला डिस्काउंट है ना, मतलब वो ध्यान में नहीं लिया गया, वो नॉट मैच्योर्ड ऑन 31 मार्च, हमारा डेट खत्म हो गया लेकिन फ्यूचर का है, तो ये एडवांस रिसीव्ड डिस्काउंट है या एडवांस इनकम हमने गिनी वैसा है। तो प्रॉफिट में से प्रॉफिट ऑफ द ईयर, तो प्रॉफिट ऑफ द ईयर कुछ नहीं बोला है तो कहां लिखेंगे? रिजर्व एंड सरप्लस में, तो यहां लिख दो प्रॉफिट ऑफ द ईयर, अमाउंट कितना है? 4 लाख, तो मैं यहां 4 लाख लिखता हूं। माइनस 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 क्या करेंगे? तो ये एडवांस में मिला है ना, अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट, राइट डाउन अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट, मतलब अभी भी हमको वो एज ए रेवेन्यू नहीं आया है, तो ये 3,95,000 यहां लिख देंगे। और ये अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट मतलब एडवांस में रिसीव्ड है, तो उसकी दूसरी इफेक्ट आएगी क्या? अदर लायबिलिटी में, अदर लायबिलिटी में ये लिख दे, ये लिखना पड़ेगा अदर लायबिलिटी में। क्या लिखना पड़ेगा? रिजर्व फॉर, कौन सा है मैं बोला है? अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट, यस,
अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट, अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट 5000। इसका दो इफेक्ट आया, क्योंकि प्रॉफिट में माइनस करके ही लिखना था लेकिन नहीं किया है, तो वहां से माइनस और यहां से लिखना है, और कुछ नहीं बोला है तो यहाँ अदर लायबिलिटी में आएगी, राइट। अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट मतलब रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट ऐसा बोलते हैं, राइट। तो वो यहाँ आ जाएगा। अगर प्रॉफिट में से नहीं निकाला था तो हम निकाल के बाद में ये किया, तो ये प्रॉफिट ऑफ द ईयर ओवर। कैश इन हैंड एंड विथ आरबीआई, तो हमारा शेड्यूल नंबर 6 है ना, शेड्यूल नंबर 6 है, 5 के बाद जो आता है वो। राइट डाउन कैश इन हैंड, कैश इन हैंड एंड विथ आरबीआई, अमाउंट है 10 लाख, 10 लाख रख दिया हमने। बाद में लास्ट में शायद सेविंग बैंक अकाउंट, तो सेविंग बैंक अकाउंट हमारे डिपॉजिट्स होता है, लोग हमारे यहाँ डिपॉजिट कर जाते हैं। सेविंग बैंक अकाउंट, सेविंग बैंक अकाउंट 10 लाख, 10 लाख हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। तो ये जो ऊपर सब हो गया, अभी पढ़ लेते हैं क्या क्या है, राइट। द रिजर्व फंड इक्वल टू हो गया प्रॉफिट, अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट मतलब रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड हो गया, राइट। इन्वेस्टमेंट इंक्लूड 5000 फेस वैल्यू, उसका 60 पेड अप है तो हमने कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी में लिख दिया। नेक्स्ट है क्लेम्स अगेंस्ट बैंक नॉट एक्नॉलेज, दे दो, राइट। सब साथ में है ना मेरे, समझ में आ रहा है, ये कनेक्शन चला गया था। आर यू विथ मी, सबको सुनाई दे रहा है? यस सर। ओके, पहले वो सुनाई दिया ना, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी हमने लिख दी 50,000 नो वाला, सर, नो नहीं? सर। ओके, तो क्लेम्स अगेंस्ट बैंक नॉट एक्नॉलेज एज डेट, हमको क्या लिखना है कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी में, तो मैंने लिख दिया है, और कॉल आया था शायद इसलिए कट गया होगा, कोई बात नहीं। तो क्लेम्स अगेंस्ट द बैंक नॉट एक्नॉलेज, शेड्यूल नंबर 12 पे लिखना है, शेड्यूल नंबर 12 कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी में ये 50,000 एक्स्ट्रा अमाउंट यहाँ लिख दो। क्लेम्स अगेंस्ट बैंक मतलब वो कभी भी क्लेम कर सकते हैं, वो कोर्ट में जाए तो कोर्ट बोलेगी कि दे दो 50,000, तो देना पड़ेगा, नहीं बोलेगी तो ठीक है, लेकिन देना तो कोई पड़ सकता है ना, तो इसलिए, राइट। नेक्स्ट एक्सेप्टेंस एज ऑन 31 मार्च 2016 2 लाख, वो भी कहा जाएगा कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी में। कंटिंजेंट लायबिलिटी में एक और इजाफा, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस अमाउंट रुपीज 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख लिख दिया हमने आराम से, राइट। नेक्स्ट मैंने एडवांस में मतलब एक और लिखवाया है, ये बिल्स फॉर कलेक्शन। बिल्स फॉर कलेक्शन तो हमको कोई शेड्यूल में नहीं जाएगा, डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे बिल्स फॉर कलेक्शन। अभी क्या करना है, अभी तो सर एकदम इजी है, अभी तो टोटल टोटल खेलना है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये पहला, तो यहाँ ही मैं क्लियर कर देता हूँ, यहाँ टोटल कर देता हूँ 13,95,000, वेरी गुड। चलो 25 प्लस 14 प्लस 10, 49 था, 49 लाख, राइट। अरे बोरोइंग्स तो कुछ लिया ही नहीं, अच्छा हुआ, चलो इतना मेहनत बच गई हमारी। 5 लाख प्लस 5,05,000, एकदम इजी है देखो, ये सिर्फ यहाँ लिख देना है, सिर्फ खत्म, ये खत्म, टोटल हो गया। ये 30 लाख तो ऑलरेडी कर दिया है, 4 लाख प्लस 8 लाख 12 लाख प्लस 3,
15 लाख, सॉरी 1,50,000 है ना, 15 लाख होगा, 15 लाख। शेड्यूल नंबर 9 का टोटल 15 लाख, ये 18 लाख हो गया। अदर एसेट्स है ही नहीं, वेरी गुड, ऐसा ही करते रहो, चाहिए नहीं हमको ज्यादा, बाद में खिचड़ा हो जाता है हमारा ही। ये 4,50,000 कभी भी पे करने पड़ते हैं, राइट। अभी तो सर एकदम इजी है, आप घर चले जाओ, हम कर देंगे। नहीं, लेकिन टैली नहीं होता है तो हम टैली करेंगे ना, मतलब टांगा फिट थवा જોઈએ। 10 लाख शेड्यूल नंबर 1, 3,95,000 शेड्यूल नंबर 2, डिपॉजिट 49 लाख, वेरी गुड, डिपॉजिट अच्छी है, बोरोइंग्स तो लिया नहीं है, राइट। ये 5,05,000 है, यस सर। टोटल अभी नहीं करना है, टोटल नहीं करना है। और फॉर एग्जांपल टोटल गलत आ गया था, क्या करेंगे? को लगता है जिस साइड का टोटल मेरा अच्छा है वो कर देना, दोनों साइड, बाद में जो एग्जामिनर है ना वो टोटल करते रहे अपने हिसाब से। 10 लाख, 7 नंबर, 5 लाख है ना, 5 लाख। इन्वेस्टमेंट कितना है? 30 लाख, हाँ बोला था ना वो 30 लाख। एडवांसेस 15 लाख, राइट। फिक्स एसेट्स 18 लाख। अदर एसेट्स तो है नहीं कुछ, फालतू का रखते ही नहीं है, अच्छा है, चलो हमारा फालतू का टोटल बच गया। चलो चलो चलो, 78 लाख आ रहा है दोनों साइड, नहीं आ रहा है तो ला देना, आ जाएगा, हाँ ठीक है, हो गया ये सब। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, सबको आ गया टोटल? हेलो, Yes, sir. आ यस रहा है सर। ना? ओके डन। तो ठीक है, मुझे पता नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ओके, तो ये दोनों एग्जाम्पल आ गए ना। अभी क्या करूंगा मैं पता है, आपको असाइनमेंट दूंगा, आपको असाइनमेंट दूंगा और आपको यही ध्यान रख रख के आपको दो एग्जाम्पल गिनने पड़ेंगे, एक पीएनएल वाला और एक बैलेंस शीट वाला, राइट। और वो असाइनमेंट आपको सबमिट करना पड़ेगा, कहाँ सबमिट करोगे? गूगल क्लासरूम में, राइट। तो आज का टाइम दीजिए मुझे, कल तक मैं भेजता हूँ आपको, ताकि आप कैलकुलेट कर सको, और कुछ होमवर्क भी दूंगा और कुछ क्लास वर्क सबमिशन के लिए भी दूंगा। एनी क्वेश्चन डू यू हैव? किसी को क्वेश्चन है अभी? किसी को क्वेश्चन है? नहीं है ना? अच्छा है, तो मैं अच्छी तरह से पढ़ा रहा हूँ, मतलब ये है, राइट। और शायद आप अच्छे इतने स्टूडेंट है ना कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है साहब, आप पढ़ा के जाओ बस, खत्म, हम देख लेंगे बाकी का, राइट। तो मैं पहला वाला मानता हूँ, सही, ठीक है। चलो, एनी क्वेश्चन? नहीं है, राइट। तो हम ये लेक्चर खत्म करते हैं, राइट। और नेक्स्ट जो लेक्चर है